हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपके लिए क्लास 11th भूगोल की बुक भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान लेकर आया हूं। अगर आपने इस बुक का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इस बुक का चैप्टर 1 भी देख सकते हैं। इसका चैप्टर 1 भारत स्थिति मैंने पहले ही करवा दिया है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अबाउट पेज में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये है क्लास 11th की भूगोल की बुक भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता और धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनिक बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। तो इसमें पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय खंड। देखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलांग
एक जगह का नाम दिया हुआ है करबी एकलांग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार इस खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व करबी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। आइए देखिए, अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, आगे है पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 नामक पुस्तक से आपने प्रवणता की गणना की विधि सीखी होगी। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती है। महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। अब यहाँ पर अब तक तो हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। देखिए, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और शेप बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गार्ज व आकार घाटियाँ, शिप्रिकाएँ व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। अब ये हमने हिमालय पर्वत और अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाओं के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। देखिए, भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। फिर आइए देखिए, इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई
1000 से 2000 मीटर है। फिर आइए देखिए, ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भू आकृति। देखिए, भू आकृति किस स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व माखड्ड है। दक्षिण भारत एक स्थित परंतु कटा-फटा पठार है, जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू-आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। तो पहला है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, सेकंड है उत्तरी भारत का मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है तटीय मैदान और छठा और लास्ट है द्वीप समूह है। तो इन सब के बारे में जो ये 6 दिए हुए हैं, इन सब के बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। देखिए, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें वृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। वृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2,500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? फिर उसके बाद आइए देखिए, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकती हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? अब ये तो था उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है उत्तरी भारत का मैदान। देखिए, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है।
जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा बांटा जा सकता है। भाबर तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। तो चलिए सबसे पहले भाबर के बारे में पढ़ते हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई अक्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर अक्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये अक्षेत्र अनूप बन जाता है। इसे तराई कहते हैं। यह अक्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालूरोदिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालूरोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर अक्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती है। फिर आए देखिए, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। यह मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की
दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस अक्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार ब्लॉक, पर्वत भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी। फिर देखिए टेकरी जिसे ब्रैकेट में टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्ट जाइट भित्तियां हैं जो प्राकृतिक भित्तियां ब्रैकेट में दिया भित्तियां शामिल है जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती और तो गाइस दोबारा देखिए, पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। राय देखिए, भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। ये ब्रैकेट में दिया हुआ था। फिर आए देखिए, अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की अक्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, बिंड और मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दक्कन का पठार, सेकंड है मध्य उच्च भूभाग, थर्ड है उत्तरी पूर्वी पठार। तो इन सब को अब हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दक्कन का पठार। देखिए, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची। फिर उसके बाद आइए देखिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ,
पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। इसके बाद अगला है मध्य उच्च भूभाग। देखिए, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिसकी जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपर्दित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां यह अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह अक्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। आइए देखिए, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। अब थर्ड और लास्ट है उत्तर पूर्व पठार। देखिए, वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इनमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गारो पहाड़ियाँ, सेकंड है खासी पहाड़ियाँ, थर्ड है जयंतिया पहाड़ियाँ। देखिए, असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस अक्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। अब हमारा चौथा टॉपिक है यहाँ पर भारतीय मरुस्थल। देखिए, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वास्तविक वर्षा
150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित अक्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह अक्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पारक में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इस अक्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दिशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुदयान है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंततः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहां नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे आपके लिए इसके बाद दिया है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संपूर्ण पट्टी मार्ग है और वतनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, नावहा और शेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। तो गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है तटीय मैदान। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संपूर्ण पट्टी मात्र
है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, नावहा, शेवा, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफ वलाम काली का आयोजन कयाल में किया जाता है। तो आगे देखिए इसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। आगे देखिए उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल की चौड़ाई 500 किलोमीटर है जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोलाश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताएं। उसके बाद आगे देखिए अगला टॉपिक है द्वीप समूह है जो कि अब लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। देखिए द्वीप समूह है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। आगे देखिए रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के हिस्से हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। आइए देखिए बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलाश्मों से बना हुआ है। तो इसके बाद अब आगे देखिए आगे आपके लिए दिया है इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी, मध्य अंडमान
515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान 460 मीटर और माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल हैं। इसके बाद देखिए पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलीन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री से ये 80 डिग्री से एक 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप समूह हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन हैं जिन पर अबद्ध गुटिकाएं, शिंगिल, गोलाश्मिकाएं तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।